जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 68वीं बीपीएससी के लिए आप सभी के लिए टॉनिक क्लास लेकर के आ गए हैं। दोस्तों इस टॉनिक क्लास में सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाए जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के बिल्कुल अनुकूल है। दोस्तों ये सारे प्रश्न वही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत हद तक बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और दोस्तों इस सीरीज का अगला वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टॉनिक क्लास का पहला वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है, कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिल गेट्स, हिलेरिथ, चार्ल्स बेबेज या विलियम और ट्रेट। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है, कंप्यूटर का जो पिता है, किसे कहा जाता है? तो यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी। तो दोस्तों भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह आशा पूर्णा देवी थी। दोस्तों आशा पूर्णा देवी को 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? यह 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिया जा रहा है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, इस पुरस्कार को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे? तो वह जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों हम लोग सभी प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा लक्ष्य है रिजल्ट पाना, क्योंकि दोस्तों हमें व्यू पाना नहीं है। इसलिए दोस्तों सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे, भागेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? ऑप्शन है नारा जो है दोस्तों दो बूंद जिंदगी की, यह जो है किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? ऑप्शन है रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो या प्रदूषण नियंत्रण। तो दोस्तों नारा जो है दो बूंद जिंदगी की, यह पल्स पोलियो के कार्यक्रम के साथ क्या है? तो यह संबंधित है। दोस्तों पल्स पोलियो एक संक्रमण रोग है जो पोलियो वायरस से होता है। दोस्तों पोलियो एक खतरनाक संक्रमण बीमारी है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है, पोलियो जो है वह किस मनुष्य को, किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जो है गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। दोस्तों 2014 ईस्वी में जो है WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। कब किया? तो यह 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। दोस्तों पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरुआत जो है भारत में 1995 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ढाका में, नई दिल्ली में, काठमांडू में या कराची में। तो दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है यह काठमांडू में है। कहां पर है? तो यह काठमांडू में है। दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सार्क की स्थापना जो कब किया गया था और इसमें दोस्तों कितने देश शामिल है, आपको यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों सार्क में कुल 8 देश सम्मिलित है। कौन कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। और दोस्तों सार्क की जो है स्थापना कब किया गया था? तो यह 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? फेडरेशन कप का जो संबंध है दोस्तों वह किस खेल के साथ है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, बास्केट या इनमें से सभी। तो दोस्तों भारत में फेडरेशन कप जो है यह हॉकी, फुटबॉल एवं बास्केटबॉल सभी खेलों से क्या है? तो यह संबंधित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है?
नेपाल की मुद्रा जो है दोस्तों वह क्या है? ऑप्शन है रुपया, टाका, रुपया या डॉलर। तो दोस्तों नेपाल की जो मुद्रा है वह क्या है? तो यह रुपया ही है। दोस्तों भारत का भी मुद्रा क्या है? तो यह रुपया ही। और दोस्तों टाका की बात कर ले तो यह टाका कहाँ की मुद्रा है? तो यह टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। और डॉलर दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है कनाडा, चीन, यूएसए यानी अमेरिका या रूस। तो सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल के अनुसार वह दोस्तों कौन सा देश है? तो वह रूस है। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और इससे और बनता है कि भारत का स्थान कितना स्थान आता है और केवें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार? तो दोस्तों भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान रखता है। विश्व में कितना स्थान रखता है? तो यह 7वां स्थान रखता है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार आपको सातों बता देता हूं। पहला नंबर पर आता है सबसे बड़ा देश विश्व में रूस, क्षेत्रफल के अनुसार है दोस्तों। दूसरा आता है कनाडा देश, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पर जो है अपना भारत आता है। दोस्तों अगर भारत की बात हो गया है तो भारत अगर पूछ दे क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत में भारत का कितना क्षेत्रफल है? तो यह 2.42% प्रतिशत में क्षेत्रफल के अनुसार, विश्व के अनुसार भारत का क्षेत्रफल है। अगर प्रतिशत में पूछ दे तो कितना है? 2.42%। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर यह वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्रंटियर गांधी के पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के साथ पद के साथ कौन संबंधित है? ऑप्शन है MK गांधी यानी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अब्दुल वली खां या अब्दुल गफ्फार खां या लाला लाजपत राय। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी के पद से जो है यह अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। अब्दुल गफ्फार खान संबंधित है। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां, फ्रंटियर गांधी एवं फख्र-ए-अफगान के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एक बार फिर सुन लीजिए, अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी एवं फख्र अफगान के नाम, फख्र-ए-अफगान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? यानी कि सितार के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, रविशंकर या उस्ताद अलाउद्दीन खां या विलायत अली खां। तो दोस्तों सितार के साथ कौन संबंधित नहीं है इसमें से? यह उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है यह सितार के साथ संबंधित नहीं है। दोस्तों अलाउद्दीन खां जो है यह दोस्तों सरोद वादक है। क्या है? यह सरोद वादक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। ऑप्शन है पर्थ एवं मोलबर्न, ऑप्शन बी है पर्थ एवं एलिस स्प्रिंग्स या पर्थ एवं सिडनी या पर्थ और कलसुराइज। तो दोस्तों ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल जो है यह पर्थ और सिडनी के बीच है। दोस्तों पर्थ जो है यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है और दोस्तों यह सिडनी जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है। दोस्तों इस रेलवे मार्ग पर ही विश्व का प्रसिद्ध सोना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कुलगाड़ी जो है विश्व का प्रसिद्ध जो सोना उत्पादक क्षेत्र है यह कहां पर है? यह इसी मार्ग पर अवस्थित है, पर्थ और सिडनी के मार्ग पर। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कायांतरिक सेल है? कायांतरिक सेल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन है नीस एवं मैफिक, ऑप्शन बी है नीस एवं सिस्ट और मैफिक या सिस्ट और चाक। तो दोस्तों नीस और सिस्ट जो है यह कायांतरिक सेल का उदाहरण है। कायांतरिक सेल का जो है उदाहरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन है सतलज, दामोदर, महानदी या गोदावरी। तो दोस्तों भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है यह दामोदर नदी पर हुआ था। किस पर हुआ था? तो यह दामोदर नदी पर हुआ था। दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है? दोस्तों बिहार का ऐसा कौन सा नदी है
जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर। तो दोस्तों कोसी नदी को जो है अपना मार्ग बदलते रहने के लिए यह क्या है? तो कुख्यात है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसे बिहार का शोक यानी कि विषाद भी कहा जाता है। कोसी नदी को जो है दोस्तों यह बिहार का शोक यानी कि विषाद नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना कैसी होती है? ऑप्शन है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित। तो दोस्तों ऊंचे क्षेत्र में लेटेराइट मृदा की जो रचना होती है वह क्या होती है? तो यह अम्लीय होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां या विंध्य पर्वत। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। किसे? तो यह पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, यानी कि भारतीय नागरिक और विदेशियों को क्या प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार? ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार। तो दोस्तों भारत में विधिक अधिकार जो है यह भारतीय नागरिक एवं विदेशियों दोनों को ही प्राप्त है। दोस्तों राजनीतिक एवं सिविल अधिकार यहाँ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विधि का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की जो बैठक होती है दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। और एक प्रश्न आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री यह निश्चित करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। प्रधानमंत्री ही यह नियंत्रित करता है दोस्तों, निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। किसी मंत्री को त्याग पत्र अगर देना हो तो उसे त्याग पत्र या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। अगर दोस्तों मंत्रिमंडल में किसी को त्याग पत्र यानी कि और बर्खास्त करने की सलाह जो है यह राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। तो सभी चीज में क्या है? तो प्रधानमंत्री ही इसमें क्या होता है? अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, अरविंद घोष या विनोबा भावे। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है यह 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार यह क्या है? यह संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान या कभी भी या किसी भी दशा में। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। दोस्तों मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां जो है अनुच्छेद 352 से क्या है? तो यह संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज का अनिवार्य तत्व नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ए है आबादी, बी है प्रशासन, सी है प्रभुसत्ता, डी है क्षेत्र। तो दोस्तों प्रशासन जो है यह राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। दोस्तों राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है। कौन कौन सा है? जनसंख्या है, राज्य क्षेत्र है जिसे भूमि या भूभाग कहते हैं, सरकार एवं संप्रभुता है। दोस्तों राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भारत एक क्या है? तो यह राज्य है। राज्य के लिए सर्वप्रमुख तत्व जनसंख्या है और आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, प्रशासन अनिवार्य तत्व नहीं है। और राज्य के लिए सर्वप्रमुख तत्व कौन सा है? तो वह जनसंख्या है और इसके 4 अनिवार्य तत्व हैं। कौन कौन सा? जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार एवं संप्रभुता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां नंबर प्रश्न है 94वें अकादमी पुरस्कार अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है पैरासाइट, समर ऑफ सोल, माय ऑक्टोपस टीचर या कोडा। तो दोस्तों समर ऑफ सोल को 2022 सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के अवार्ड मिला है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष क्षमता को अधिकार का प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है जिसमें विधि के समक्ष क्षमता को अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18। तो दोस्तों अनुच्छेद यह 14 से क्या है? तो अधिकार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधान है। कितने से? यह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य प्रावधान है, जिसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। दोस्तों समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 अनुच्छेद क्या है? तो शामिल है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संसद, विधि मंत्री या राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने? यह 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी और मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें मत देने का अधिकार इन्हें नहीं है। किसे नहीं है? तो यह महान्यायवादी का अधिकार नहीं है। दोस्तों महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों आज के क्लास के आखिरी सवाल है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सबसे पहले कौन सा दिया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कह के इन्हें बुलाया था। महात्मा क्या कहा था? तो यह महात्मा कहा था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।